किशनगढ़ राज्य के राजा भानु प्रताप की 2 सुंदर राजकुमारियां थीं, राजकुमारी सुलेखा और राजकुमारी चंद्रलेखा। राजा को अपनी बेटियों से बहुत प्रेम था। एक शाम राजा अपनी रानी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे और उनके मन में एक गहरी चिंता थी। वो अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तभी रानी महाराज से कहती हैं, महाराज, हमारी बेटियां अब युवा हो गई हैं। अब आपको उनके विवाह की चिंता करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो महारानी, पर हमारी पुत्रियों के लिए योग्य वर मिलेगा, तभी तो हम उसका विवाह करेंगे। आखिर हमारी बेटियां राजकुमारियां हैं, उनके लिए भला योग्य वरों की क्या कमी महाराज। आप आसपास के राज्यों के राजकुमारों पर जरा दृष्टि तो घुमाइए। राजकुमारियों के विवाह की समस्या यूं चुटकियों में हल हो जाएगी। नहीं महारानी, हम अपनी पुत्रियों का विवाह किसी राजकुमार से नहीं, अभी तो किसी बुद्धिमान या योग्य युवक के साथ करेंगे। महाराज, आपके तो सोचने का ढंग ही निराला है। भला राजवंश की कन्याएं साधारण युवक से ब्याही जा सकती है क्या? क्यों नहीं, ब्याही जा सकती है। वर चुनते समय राजवंशों को नहीं, अभी तो योग्यता व बुद्धिमानी को प्राथमिकता दूंगा। ठीक उसी समय राजा भानु प्रताप के गुरु द्रोणाचार्य वहां पर आ जाते हैं। तो राजा भानु प्रताप उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरुदेव, आप अच्छे समय पर पधारे हैं। मेरी दोनों पुत्रियां युवा हो गई हैं और मैं उनके विवाह के विषय में चिंतित हूँ। अब आप ही मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? जैसे अन्य राजकुमारियों के लिए स्वयंवर होते आए हैं, वैसे तुम भी अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित कर डालो और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करो। नहीं गुरुदेव, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ नहीं, अपितु योग्य व बुद्धिमान युवक के साथ करना चाहता हूं। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए कि कैसे बुद्धिमान व योग्य वरों की तलाश की जाए। तो ये बात है, इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है महाराज। हम कल ही आपके साथ योग्य वरों की खोज में निकल जाएंगे, जैसा आप ठीक समझे गुरुदेव। अगले दिन ऋषि द्रोणाचार्य के साथ राजा भानु प्रताप महल से निकले। चलते चलते वो दोनों सुस्ताने के लिए रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा ने देखा कि गुरुदेव ध्यान में लीन हो गए हैं। कुछ देर बाद जब गुरुदेव ने आंखें खोली तो वो बोले, महाराज, आपकी एक पुत्री के लिए तो वर मिल गया है। कहाँ है वो गुरुदेव? वो देखो, सामने जो खेतों में काम कर रहा है वो किसान। हाँ महाराज, ये किसान अत्यंत बुद्धिमान है। इसी के साथ अपनी पुत्री सुलेखा का विवाह होगा। गुरुदेव, क्या सचमुच ये किसान बुद्धिमान है? हाँ महाराज, आप चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो। तभी किसान की नजर राजा और गुरुदेव पर पड़ी तो वो उनके पास चला आया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम किशोर है महाराज। कड़ी धूप पड़ रही है और तुम सारे के सारे पसीने में लथपथ हो रहे हो, फिर भी ऐसी दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? महाराज, हल न चलाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा? अच्छा, ये बताओ कि तुम हल चलाकर प्रतिदिन कितनी कमाई कर लेते हो? यही कोई 4 आने प्रतिदिन की। तुम अपनी आय को किस प्रकार खर्च करते हो किशोर? महाराज, 1 आने से मैं खाता पीता हूँ, दूसरे आने से मैं ऋण देता हूँ, तीसरे आने से ऋण चुकाता हूँ और चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। किशोर, तुम्हारी बात का मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया। साफ साफ बताओ कि तुम प्रतिदिन अपनी आय के 4 आने किस प्रकार खर्च करते हो? महाराज, मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। क्या तुम विवाहित हो?
हाँ महाराज, मेरे 2 बच्चे भी हैं। किशोर की ऐसी बात सुनकर महाराज गुरुदेव की ओर देखने लगे। महाराज, मैं आपकी दुविधा बाद में मिटा दूंगा। कृपया करके किशोर की बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। जी गुरुदेव, जैसा आप कहें। महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ, दूसरे आने से मैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूँ। ये बाल बच्चे पर एक तरह का ऋण होता है, क्योंकि जब वे बड़े होंगे और मैं स्वयं बूढ़ा हो जाऊंगा और निर्बल हो जाऊंगा, तो वो मेरी देख रेख करके मेरे ऋण को चुकाएंगे। तीसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता पर खर्च करता हूँ। मेरे माता पिता का मुझ पर जो ऋण है, मैं तीसरे आने से उन पर खर्च करके उस ऋण को चुकाता हूँ। चौथा आना मैं दान पुण्य में खर्च करता हूँ, उसके बदले में किसी फल की आशा अपने मन में नहीं रखता। इसलिए मेरा कहना है कि मैं चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। किशोर, तुम्हारी बुद्धिमता भरी बातें सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। महाराज, मैं कहाँ इतना योग्य हूँ, आप तो व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तुम्हारी विनम्रता है किशोर। देखो किशोर, मैं तुम्हारे राजा का गुरु ऋषि द्रोणाचार्य हूँ। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन गुरुदेव? तुम इसी समय ये प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम 100 बार राजा भानु प्रताप का मुंह न देख लोगे, तब तक अपने 4 आने के रहस्य को और किसी के समक्ष प्रकट न करोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं इस समय इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। आओ महाराज, अब अपन यहाँ से चलते हैं। फिर महाराज और गुरुदेव दोनों महल चले जाते हैं। महाराज, किशोर की बातें सुनकर आपको उसकी बुद्धिमानी पर यकीन हो गया होगा। हाँ गुरुदेव, किशोर निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान है। पर गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। किशोर पहले से ही विवाहित है। ये जानते हुए भी आपने ये क्यों कहा कि ये राजकुमारी सुलेखा के लिए सुयोग्य वर है? एक विवाहित व बाल बच्चेदार पुरुष के साथ राजकुमारी सुलेखा का विवाह कैसे किया जा सकता है गुरुदेव? आपका कहना ठीक है महाराज, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5वें दिन किशोर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल हरियापुर जाएगा। जब वो नदी पार करेगा तो नदी में उसका पूरा परिवार बह जाएगा। लेकिन उस दुर्घटना में किशोर तो बच जाएगा, पर उसकी पत्नी व बच्चे जीवित न बचेंगे। ये तो बहुत बुरा होगा किशोर के साथ। गुरुदेव, क्यों न हम वापस लौटकर किशोर को इस होने वाली दुर्घटना के बारे में बता दें? इससे न वो 5 दिन बाद हरियापुर जाएगा, न वो दुर्घटना घटेगी। महाराज, होनी कौन टाल सकता है? ना आप टाल सकते हैं और ना मैं। इसलिए किशोर के पास वापस लौटना बेकार है। उसके साथ जो दुर्घटना होनी है वो हर हाल में घटकर रहेगी। जब पत्नी व बच्चे मर जाएंगे, तब राजकुमारी सुलेखा का विवाह किशोर के साथ आप करने को तैयार हो या नहीं? उस अवस्था में राजकुमारी सुलेखा का विवाह किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव, एक पुत्री के विवाह के वर्ग का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब दूसरी पुत्री के वर्ग का चुनाव कैसे करें? महाराज, आप चारों तरफ मुनादी करवा दो। ऋषि द्रोणाचार्य महाराज को धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा महाराज, अब मैं इजाजत चाहूंगा। आश्रम में मेरे शिष्य मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। गुरुदेव, आपसे एक प्रार्थना है। जब तक दूसरी राजकुमारी के वर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक आप यहीं ठहरिए। ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। सुनो 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 भाइयों, सभी भाइयों सुनो। किशनगढ़ राज्य में किशोर नाम का एक किसान रहता है। वो अत्यंत बुद्धिमान है। वो प्रतिदिन 4 आने कमाता है। एक आना वो स्वयं खाता है, एक आना ऋण देता है, एक आना ऋण चुकाता है
और एक आना कुएं में डाल देता है। जो कोई भी उसके खाने, चुकाने, ऋण देने और कुएं में डालने के अर्थ को उसके मुंह से उगलवाने में सफल हुआ तो उसके साथ राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह कर दिया जाएगा। ये महाराज का आदेश है। इस मुनादी को सुनकर किसान किशोर के पास पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था महेश। अरे किशोर भाई, यदि तुम मुझे अपने 4 आने के इस्तेमाल करने का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। ओह, तो ये रहस्य जानकर तुम राजकुमारी सुलेखा के साथ विवाह करना चाहते हो? हाँ, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो जाए। क्षमा करना महेश, मैंने किसी को इस बात का वचन दिया है कि मैं इस विषय में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद तो किशोर के पास आकर उससे उसकी आय के 4 आने के खर्च का रहस्य जानने के लिए युवकों की भीड़ लगनी आरंभ हो गई। मुझे क्षमा करना भाइयों, मैंने किसी को वचन दिया है कि जब तक मैं महाराज का मुंह 100 बार नहीं देख लूंगा तब तक इस भेद को नहीं खोलूंगा। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। 5वें दिन वहाँ एक व्यक्ति आया। अरे, तुम्हारा नाम ही किशोर है? हाँ, मैं ही किशोर हूँ। कहो, क्या मुझसे कोई काम है? मैं तुझसे तेरे 4 आने के बारे में पूछने आया हूँ। बता, उसको तू किस प्रकार खर्च करता है? मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा और तुझ जैसे लंपट्टी को तो कभी नहीं बताऊंगा। जा जा यहाँ से, चला जा। क्या कहा? मुझे लंपट्टी कह रहे हो? ठहरो तो जरा। अगले ही पल उस व्यक्ति ने छुरा निकाला और किशोर को दिखाने लगा। तभी कुछ सोचकर किशोर पर तना छुरा रमेश ने नीचे गिरा दिया और बोला, मैं तुझे मार डालूंगा तो तेरे 4 आनों के रहस्य का मुझे पता कैसे चलेगा? देख, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे के बाद यदि तूने मुझे 4 आनों का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। किशोर को ये चेतावनी देकर रमेश वहाँ से चला गया। तब किशोर की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके 4 आनों ने तो जी का जंजाल खड़ा कर दिया है। यदि हम यहाँ रहे तो 24 घंटे बाद आकर रमेश निश्चय ही अनर्थ कर डालेगा। तो तुम ही बताओ क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप, मैं और बच्चे सभी मेरे पिता के घर हरियापुर चलते हैं। न किसी को पता होगा कि आप कहाँ हो, न कोई आपको तंग करने वहाँ तक पहुँच पाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अपने बूढ़े माता पिता से आज्ञा लेकर किशोर उसी समय बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ हरियापुर की ओर चल दिया। राज्य की सीमा से बाहर निकलकर जब वो एक वन में पहुँचे तो किशोर ने देखा वहाँ एक आदमी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। तो उसने बैलगाड़ी रोकी और उतरकर उसके पास गया। क्या हुआ? मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? मित्र, मेरे साथ रहकर इस पहिए को निकलवा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगले ही पल किशोर उस युवक के साथ पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में जुट गया। शीघ्र ही उन दोनों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त कर ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम न आते तो मैं न जाने कब तक अकेला इस वन में परेशान होता रहता। तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम अशोक है। मैं किशनगढ़ राज्य के प्रसिद्ध सेठ का बेटा हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से दूसरे नगर जा रहा हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम किशोर है। मैं किशनगढ़ राज्य में खेती बाड़ी करता हूँ। कहीं तुम वही किशोर किसान तो नहीं जिसके 4 आने की कमाई के चर्चे इन दिनों सारे राज्य में सुनाई पड़ रहे हैं? तुमने ठीक पहचाना, मैं वही किशोर हूँ भाई। फिर तो तुम मुझे अपने 4 आने का रहस्य बता सकते हो कि उन 4 आनों को खर्च करने का क्या रहस्य है? नहीं भाई, मैंने प्रतिज्ञा की है कि महाराज का 100 बार मुख देखने के पश्चात ही मैं किसी को उस रहस्य के बारे में बताऊंगा। और 100 बार महाराज का मुंह देखने की प्रक्रिया बरसों में जाकर पूरी हो गई।
यदि मैं यहीं इस स्थान पर तुम्हें 100 बार राजा भानु प्रताप का मुंह दिखा दूं तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर 100 बार महाराज का मुंह मुझे किस प्रकार दिखा सकते हो भला? अशोक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बैलगाड़ी में रखी स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा ली। तत्पश्चात उसने थैली खोलकर उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर निकाली और पूछा, इस मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है? इस पर महाराज भानु प्रताप का चित्र अंकित है। अशोक ने दूसरी मुद्रा निकाली और पूछा, इस पर किसका चित्र अंकित है? इस पर भी महाराज का चित्र अंकित है। इस प्रकार एक एक करके अशोक ने 100 स्वर्ण मुद्राओं को किशोर को दिखाया। किशोर, इस स्वर्ण मुद्राओं पर महाराज की मूर्ति अंकित है। इन्हें देखकर महाराज के मुंह को 100 बार देखने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। क्या अब भी रहस्य नहीं बताओगे? तुम सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो। जिस बुद्धिमानी के साथ तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है, उसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही पूरी कर सकता था। अब मैं तुम्हें उन 4 आनों को खर्च करने के रहस्य के बारे में बताऊंगा। किशोर ने अपने 4 आनों के भेद को अशोक के समक्ष उसी प्रकार दोहरा दिया जिस प्रकार उसने स्वयं राजा व गुरुदेव को कहा था। धन्यवाद किशोर, अब मुझे आज्ञा दो। मैं जल्दी ही वापस किशनगढ़ राज्य पहुंच जाना चाहता हूँ। किशनगढ़ राज्य? तुम तो दूसरे नगर व्यापार के लिए जा रहे थे। व्यापार तो बाद में ही होता रहेगा। पहले मैं किशनगढ़ राज्य जाकर महाराज को तुम्हारे 4 आनों का रहस्य बताऊंगा। ओह, राजकुमारी से विवाह करने के लिए इतने उतावले हो? तब किशोर से विदा लेकर अशोक बैलगाड़ी में बैठ वापस किशनगढ़ राज्य की ओर चल दिया। किशोर ने भी अपनी बैलगाड़ी आगे की ओर बढ़ाई। जब बैलगाड़ी से उतरकर पूरा परिवार नौका में बैठकर नदी पार करने लगा तो उस नदी में भयंकर तूफान आ गया, जिससे नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में किशोर की पत्नी और बच्चे नदी में बह गए और डूबकर मर गए। सिर्फ किशोर ही बच पाया। किशोर नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगा। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रोता रहा। तत्पश्चात उठा और रोता हुआ वापस राज्य की ओर चल पड़ा। इधर किशनगढ़ राज्य में पहुंचकर अशोक महाराज से मिला। महाराज, मेरा नाम अशोक है। मैंने किसान किशोर के मुख से उसके 4 आनों को खर्च करने के रहस्य को उगलवा लिया है। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, किशोर अपनी कमाई के 4 आनों में से 1 आना अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है। दूसरा आना वो अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है। ये उसके बाल बच्चों पर ऋण के समान होता है। अशोक ने एक एक करके 4 आनों के विषय में विस्तार पूर्वक सही सही राजा को बता दिया। लेकिन हम तो किशोर से वचन लेकर आए थे कि वो राजा का चेहरा 100 बार देखने के बाद ही किसी को 4 आनों का रहस्य बताएगा। उसने राजा का चेहरा 100 बार कब देखा? क्या उसने वचन तोड़ दिया? नहीं महाराज, किशोर ने वचन नहीं तोड़ा है, अपितु बुद्धि से काम लेते हुए मैंने उसके मुंह से 4 आनों का रहस्य उगलवाया है। मैंने महाराज की तस्वीर से मुद्रित 100 स्वर्ण मुद्राएं किशोर को दिखाई। इस प्रकार उसने 100 बार महाराज का चेहरा देखने के बाद ही 4 आनों का रहस्य बताया। अशोक, तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। महाराज, अपने होने वाले दामाद का स्वागत करो। आज मेरी दूसरी पुत्री के विवाह की चिंता भी दूर हो गई। महाराज, अब हमें चलकर किशोर की खबर लेनी चाहिए। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खोकर घर पहुंचने ही वाला है। तब ऋषि द्रोणाचार्य के साथ महाराज किशोर के घर की ओर चल दिए। इधर जब किशोर घर पहुंचा तो उसके पिता बोले, अरे किशोर, किशोर, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है?
बहू और बच्चे कहाँ हैं? अगले ही पल किशोर जोर जोर से रो पड़ा। पिताजी, वे इस दुनिया में नहीं रहे, वे तो भगवान को प्यारे हो गए। रोते सिसकते किशोर ने अपनी सारी घटना विस्तार पूर्वक अपने पिता को सुनाई। ए भगवान, तूने ये क्या किया है? मेरे चांद सूरज से पोते, कैसे राम लखन जोड़ी थी उनकी। वे विलाप कर रहे थे कि उसी समय रमेश वहां आ गया और बोला, क्या रे किशोर, अब तक तूने मुझे 4 आनों का रहस्य बताने का मन बनाया कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा तुझे 4 आनों का रहस्य। न तू मेरे पास आकर मुझे धमकी देता और ना मैं अपनी पत्नी बच्चे को लेकर यहाँ से जाता। न वे नदी में डूब और न वे मरते। तू ही मेरे परिवार का हत्यारा है। ठीक है, मैं तेरे परिवार का हत्यारा हूँ, फिर तो मुझे तो तेरा हत्यारा भी बनना चाहिए। ये कहते हुए उसने किशोर को मारना शुरू कर दिया। तभी राजा का रथ वहां आकर रुक गया। रमेश ने राजा को देखा और भागने लगा। सैनिकों, पकड़ लो इसे, ये भागने ना पाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा था? महाराज, ये मेरे बेटे किशोर को जान से मारने आया था। सैनिकों, इसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। इसका क्या करना है हम कल देखते हैं। महाराज किशोर के पिता से बोले, मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री सुलेखा का विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे संभव है? अभी तो मेरी पत्नी और बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है। किशोर, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए दुख छोड़कर अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो। इसी में तुम्हारी भलाई है। किशोर, महाराज ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी किस्मत में 2 विवाह होने पहले से ही लिखे हैं, फिर दूसरा विवाह करने में ये आनाकानी क्यों? गुरुदेव, आपके आदेश को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? फिर राजा और ऋषि राजमहल चले जाते हैं। कुछ देर में वहां पर महाराज की दोनों पुत्रियां सुलेखा और चंद्रलेखा दोनों आ जाती हैं। गुरुदेव, आपने और पिताजी महाराज ने दोनों वरों का चुनाव कर लिया है क्या? ये सच है? हाँ मेरी बच्चियों, शीघ्र तुम्हारा उनसे विवाह होगा। हमने ये भी सुना है कि हम दोनों के होने वाले पति अत्यंत बुद्धिमान हैं। हाँ, ये सच है। गुरुदेव, क्षमा करें, पर हम दोनों अपने होने वाले पतियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो ऐसा है, ठीक है, तुम दोनों की ये इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। अगले ही दिन सुलेखा और चंद्रलेखा के सामने किशोर और अशोक को प्रस्तुत किया गया। तो आप हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती हैं? हाँ, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा? आप जिस प्रकार भी चाहें हमारी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक अधूरी कहानी सुनाते हैं। उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर दीजिएगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार तूफानी बरसाती रात में धर्मदेव नाम का एक व्यापारी विष्णु राज्य में किसी सराय में पनाह पाने के उद्देश्य से इधर उधर भटक रहा था। काफी देर भटकने के पश्चात उसे एक सराय दिखाई दी। तूफान के कारण इस सराय का भी दरवाजा बंद था। उसने घोड़े से उतरकर सराय के बंद द्वार पर दस्तक दी और वो दरवाजा खटखटाने लगा। अरे अंदर कोई है या नहीं? जी हाँ है, मैं सराय का चौकीदार हूँ। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अरे तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि ताले की चाबी खो गई है। भले आदमी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं उसमें बुरी तरह भीग गया हूँ। इस शहर में अजनबी हूँ। दरवाजा खोल दो ना। ठीक है, यदि तुम्हारे पास सोने की चाबी हो तो मुझे दे दो, मैं उससे ताले को खोल दूंगा। तो अशोक जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या व्यापारी चौकीदार की बात में छुपे इशारे को समझ सका? समझ सका तो क्या समझा?
क्या वास्तव में उसके पास सोने की चाबी थी? बताइए। हाँ, उसके पास सोने की चाबी थी। दरअसल चौकीदार व्यापारी ने स्वर्ण मुद्रा हड़प कर सराय का दरवाजा खोलना चाहता था। अशोक जी, आपने बहुत ही सही उत्तर दिया है। अब मेरा प्रश्न किशोर जी से है। किशोर जी, आप इस अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। व्यापारी ने तुरंत जेब से सोने की एक मुद्रा निकाली और दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दी और वो बोला, संभाल लेना, मैं सोने की चाबी अंदर भेज रहा हूँ। अगले ही पल सराय का दरवाजा खुल गया और उसने व्यापारी को अंदर कर लिया। अब व्यापारी सोचने लगा, मुझे इस चौकीदार को सबक सिखाना चाहिए। मेरा कुछ जरूरी सामान मेरे घोड़े पर लदा हुआ है, उसे उतार कर अंदर ले आओ तो मैं तुम्हें एक मुद्रा और दे दूंगा। लालची चौकीदार एक और स्वर्ण मुद्रा के लालच में सराय से बाहर निकला। उसके बाहर आते ही व्यापारी ने दरवाजा बंद कर दिया। जब चौकीदार घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा घोड़े पर तो कोई सामान नहीं है, पासा पलट चुका था। अब चौकीदार बाहर खड़ा सराय का दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। कैसे खोल दो दरवाजा? सोने की चाबी तो तुम्हारे पास है। अरे उससे दो तो दरवाजा खोलूं। मैं सोने की चाबी अंदर सरका रहा हूँ। फिर चौकीदार ने चाबी अंदर सरका दी और व्यापारी ने दरवाजा खोल दिया तो कहानी पूरी हो गई। राजकुमारी जी, मैंने आपकी अधूरी कहानी ठीक प्रकार से पूरी की या नहीं? निस्संदेह आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे हैं। आप दोनों सच में बहुत ही बुद्धिमान हैं। उसके बाद खूब धूमधाम के साथ सुलेखा का विवाह किशोर के साथ और चंद्रलेखा का विवाह अशोक के साथ संपन्न हुआ। महाराज, अब तो आप मुझे जाने की इजाजत दे दो। हाँ गुरुदेव, अब मैं आपको और नहीं रोकूंगा।